अरे भैया हम लोग इसके पहले पढ़े थे नाइट्रोजन परिवार के तत्व में। कल हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन परिवार के तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, उसके बाद भौतिक अवस्था का विश्लेषण किया गया था ना। हमको अभी नाइट्रोजन परिवार का तत्व ही पढ़ना है। हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व में ही हैं, लेकिन नाइट्रोजन परिवार के तत्व में एक नया हेडिंग आज पढ़ना है आप लोगों को। परिवार के तत्व में एक नया हेडिंग पढ़ना है, क्या? आयनिक ऊर्जा या आयनन ऊर्जा। तो हमारे साथ हेडिंग डालेंगे आयनन ऊर्जा। क्या डालेंगे? आयनन ऊर्जा। ये डालेंगे क्या? आयनन ऊर्जा। हो गया। इसको आयनन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ओके भैया, इसको आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। हेडिंग हो गया क्या? हेडिंग हो गया? यस सर। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है ये। पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि नाइट्रोजन परिवार का तत्व जब हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कुल कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे कितना नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन सा है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, फिर क्या है? एंटीमनी है, फिर क्या है? बिस्मथ है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7। फास्फोरस कितना है? 15। आर्सेनिक कितना है? 33। और एंटीमनी क्या है? 51। और फिर बिस्मथ क्या है आपका? 83। ओके भाई, इतना। इसके बाद कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? NS2 और NP3 था। अब याद आया भैया? NS2 NP3 था अंकित, यही था ना? NS2 NP3 था, यही तो था ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं आयनन ऊर्जा की या आयनन एंथैल्पी की। बात समझ गया ना? क्वेश्चन आएगा क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ गया ना? इस प्रकार से। अब आयनन ऊर्जा कई पदों में होगा, जैसे प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, इस प्रकार से होगा। बात समझ गया ना? इतना प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, इस प्रकार से होगा। समझिएगा। उपकोष में आपका ऑर्बिटल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल। उपकोष आपका कितना था? 4 S P D और M। समझिएगा। फिर हम लोग आयनन ऊर्जा को परिभाषित नहीं किए हैं, लेकिन परिभाषित करने का काम ही किया जा रहा है। बात समझ गया ना? अब S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में कितना? 5 ऑर्बिटल, F में कितना ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल S में, P में कितना ऑर्बिटल? 3। इस प्रकार से D में कितना होगा? 5 ऑर्बिटल। और F में कितना ऑर्बिटल होगा आपका? कुल 7 ऑर्बिटल होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इतना हो गया भैया? इतना काम कंप्लीट हो गया। अब समझिएगा, अगर हम इसके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो नाइट्रोजन के लिए क्या पाएंगे आप? 2 है इसका n का मान। स्मॉल n का मान क्या है इसके लिए? 2 है। 2s2 और 2p क्या पाएंगे? 3। 2s2 2p क्या पाएंगे? 3 पाएंगे। अब यस में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल। यस में कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं लेकिन? 2। दोनों का स्पिन चक्रण विपरीत होगा ना। एक प्लस आप इसको बोलेंगे आप, और इसको क्या बोलेंगे? माइनस आप बोलते हैं।
बात समझ में आ गया ना? कक्षा 11 की बात हो गया बात इतना। इसी प्रकार से पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। अब पी में कितना ऑर्बिटल? 3। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल। तो पी उपकोष में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो वुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। किसके नियम के अनुसार? वुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। बात समझ में गया ना? उनका नियम ही कहता है कि जब भी किसी ऑर्बिटल में लोग इलेक्ट्रॉन भरे, जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरे तो जहां तक संभव हो सके आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। हालांकि बात आप न समझ पा रहे हो, लेकिन जान लीजिए कि जहां तक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सरल भाषा में आप सुनिएगा उनके नियम को। हम लोग ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। बात समझ में गया ना? यहाँ पूरी तरीके से खाने खिलाने वाली बात नहीं है। समझ में गया ना? सभी को क्या करेंगे? एक एक पूरी देते हुए चले। बात समझ में आ गया बात? जैसे 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कोशिश करेंगे हाँ पहले एक इसको दे, एक इसको दे, एक इसको दे, फिर जब बचेगा तब उसको दोहराएंगे। बात समझ में रहा ना? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। तो पी में देखिए, पी में 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, फिर एक इसको देंगे, फिर एक किसको देंगे? इसको देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले हम इनको दे दें, 1 2 1, तब तो ये खाली रह जाएगा ना? यस सर। बात समझ में गया ना? ऐसा नहीं करना, सभी को समान रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना काम कंप्लीट हो गया भैया? अब बात समझिएगा, आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा समझने की परिभाषा किसी भी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश से, किसी भी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल से। बस समझ में गया ना? किसी तत्व के बाह्य कोश के, समझ रहे हैं ना? बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। बात समझ में गया इतना? उसी को आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव के नाम से भी हो गया ना बात इतना? किसी भी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल से किसी भी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। बात समझ में गई इतना भैया? अब सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन को जो हम निकालना शुरू करेंगे तो निकालने के लिए किन किन बातों पर मान निर्भर करेगा, इसको देखना नहीं देखना है? सर सही है? तो 2-4 बातें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे किन किन बातों में कब कब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात समझ में गया ना? उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक उदाहरण वही वाला हम लोग फिर से लेते हैं, समझिएगा। अगर एक बच्चा घर के बालकनी में पढ़ रहा है, ठीक है ना, 4 दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ रहा है, एक कादीपुर बैठ पढ़ रहा है, कादीपुर में है, एक इलाहाबाद में जाके बैठ पढ़ रहा है, सही भैया? तो समझिएगा किसको निकालने में कम ऊर्जा लगेगी? क्या जो घर के बालकनी में पढ़ रहा है उसको निकालने में ऊर्जा कम लगेगी? अधिक लगेगी। उसको आप बुलाएंगे? नो सर। उसको आप जैसे बुलाएंगे कि आओ चली खेले, आ चली आ चली का खेले, जैसे घर के चार दीवारी पार करेगा, माता पिता वही तो है, घर वाले जा पाएगा, आसानी जा पाएगा। और जो इलाहाबाद में है वो बस जरा फोन करेंगे, खा शाम को पार्टी है, तुरंत का हुए शुभम की आए, अभी तो पार्टी शुरू हुई, तुरंत भट से पहुंचे, न मम्मी ख्याल न पापा ख्याल, सही है ना? लेकिन आजकल बच्चे इतना जो है हाईटेक हो चुके हैं, परमाणु नाभिक में भी रहेंगे तब उछले चले जाते हैं, सही है क्या है? आ गई है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ आ गया ना? अब सोचिएगा, ए शुभम, हमारा कहने का मतलब उदाहरण साफ समझने की कोशिश करिए।
आप समझिएगा, जिसका सेल छोटा होगा, जिसके कोष छोटे होंगे, बात समझ गया ना, यानी जिसका परमाणु क्रमांक छोटा होगा उसके बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगा, अधिक लगेगा? जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, सेल क्या होगा, परमाणु नाभिक से नजदीक होगा। फिर समझिएगा, जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसका आउटर सेल परमाणु नाभिक से बहुत नजदीक होगा। ऐसे में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा कम लगेगी कि अधिक लगेगी? अधिक लगेगी। समझिएगा, जैसे नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन है, अरे राम, समझिएगा, अरे भाई नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन है, हो गया ना, क्या है, नाइट्रोजन है। अब उसका परमाणु क्रमांक कम है, जो बाह्य कोष नजदीक रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने कम ऊर्जा लगे, बताओ कौन हिसाब से? ज्यादा लागे कम लागे? ज्यादा लगेगा ना। अरे परमाणु नाभिक नजदीक है, खींचे रहेगा नहीं खींचे रहेगा? खींचे रहेगा ना। अब जिसका परमाणु नाभिक यहाँ पर है, आउटर सेल इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पर बल इसका कम लगेगा ना, तो इधर ऊर्जा कम लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर ऊर्जा कम लगेगा, आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही आसानी होगी। बात समझ गया ना। तो एक बात समझिएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हम क्या कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व की आयनन ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि बाह्य कोष परमाणु नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। बाह्य कोष की परमाणु नाभिक से क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है। और जब दूरी बढ़ जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा ना, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जाएंगे। आसानी से निकलने का मतलब है ऊर्जा की कमी हो रही है, ऊर्जा कम लग रहा है, सही है ना। दूसरी बात समझिए भैया, दूसरी बात, अगर कोई भी ऑर्बिटल आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा, आधा भरा होगा, आधा भरा होना हो गया ना, तथा पूरा भरा होना, तथा पूरा भरा होना अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। एक बार फिर अंकित ने जवाब दिया, एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति? जीत चुके हैं आयोजक, कौन बनेगा करोड़पति? फिर से जीत चुके हैं। आधा भरा होने पर और पूरा भरा होने पर अस्थायी होगा। उस समय वो अपने पूर्ण एनर्जी के रूप में होता है, समझ गया ना, पूरी ऊर्जा के रूप में होता है। उस समय इलेक्ट्रॉन निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। बात समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात समझ गया ना। तो ऑर्बिटल का आधा भरा होना या पूरा भरा होना भी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। बात समझ गए? दो चीजें अब समझिएगा, अंकित समझिएगा। जब हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसको I1 से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? I1 से। इसको प्रथम आयनन ऊर्जा बोलेंगे। बात समझ गया ना। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको I2 से, उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय आयनन ऊर्जा। इसी प्रकार से तीसरे को निकाला जाएगा तो I3 लिखा जाएगा। बात समझ गया ना। जरा सा हम नाइट्रोजन और इसी के बाद ऑक्सीजन आएगा। इसी के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। दोनों के प्रथम आयनन ऊर्जा की मान में हम लोग देखते हैं क्या है। समझ गया ना। प्रथम आयनन ऊर्जा की मान में क्या संबंध है, इसको देखना है। बात समझ गया ना। जब भी आयनन ऊर्जा का मान पूछेगा तो कंपेयर में पूछेगा। किसमें पूछेगा? कंपेयर में पूछेगा। कि जैसे कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कम हो गया ना। अब समझिएगा, समझते हैं हम लोग। देखते हैं नाइट्रोजन। हाँ देखिए, यहां आराम से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8।
थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। 1s2 2p 1s2 2s2 2s2 2p4 2p क्या होगा 4, 2 2 4 और 4 4 8, ये हो गया। नाइट्रोजन क्या हाई है ना, ये नाइट्रोजन का है ना। अब समझिएगा बाह्य कोश यही होगा ना। यस सर। यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 है ना। यहाँ क्या है 2p4, p में 3 ऑर्बिटल होगा। यस सर। p में कितना ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है ना। इलेक्ट्रॉन कितना है 4। समझिएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, फिर देंगे कितना 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में गया ना। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यही तो है ना। यस सर। तो इधर से अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला है, इधर से अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला है ना। समझिएगा इसको हमको निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है निकालना I1, इधर से ए वाला निकालना है। ये क्या है I2 है, ये क्या है आपका I1 इसका भी है, सॉरी I1 हो गया ना। ये क्या है I1 है। समझिएगा किसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जरा बताइए। नाइट्रोजन के। समझिएगा यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन का ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, अस्थाई है। ये तो अस्थाई है। ये क्या है आपका अस्थाई है, पूर्ण ऊर्जा के रूप में है। इधर देखिए आधा, ना तो आधा भरा हुआ है ना तो पूरा भरा हुआ है, जबकि आधे से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है ना। ऐसे कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जबकि नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए I1 ऑफ ऑक्सीजन, यही तो होगा ना। ऑक्सीजन का प्रथम आयन ऊर्जा का मान कम होगा किससे I1 नाइट्रोजन के, सही है ना। यही कह रहे हैं ना। यस सर। I1 नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के प्रथम आयन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयन ऊर्जा के मान से क्या होगा कम होगा, या नाइट्रोजन के प्रथम आयन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयन ऊर्जा के मान से क्या होगा अधिक होगा, ज्यादा। यही तो होगा ना बात, इसे घुमा के बोला गया, ठीक है ना। अब जरा सा दूसरा की बात करें, ए भैया दूसरी आयन ऊर्जा की बात करिए, दोनों की द्वितीय आयन ऊर्जा की बात करिए। जब ये पहला निकाल देंगे, क्या करेंगे पहला निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन किस पोजीशन में आएगा समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 बचेगा ना, सही है ना। अब समझिएगा ऑक्सीजन का हमने जैसा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तुरंत क्या होगा अब ये अस्थाई हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ए वाला बचा, एक ए वाला बचा और एक ए वाला बचा, सही है ना। अब देखिए तुरंत ऑक्सीजन का द्वितीय आयन ऊर्जा के दौरान या आधा भरा हुआ स्थिति में है इसका ऑर्बिटल, बात सही है ना। द्वितीय आयन ऊर्जा के दौरान या आधे भरे हुए स्थिति में है, अतः अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसकी अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सही है नहीं सही है। ये क्या है ये I2 है, ये क्या है I2, ये क्या है I2। हम क्या कहेंगे I2 ऑफ, यहाँ क्या कहेंगे I2 ऑफ ऑक्सीजन। अब की बार क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सही है ना, ज्यादा हो जाएगा I2 ऑफ इसके नाइट्रोजन के। बात समझ में गया था ओके भैया, एक अभ्यास समझ आया। अब आपको देगा क्वेश्चन देगा, कैसे देगा क्वेश्चन समझिएगा कि 12 के मेन पेपर है, बोर्ड पेपर में 1-2 नंबर में आते हैं। चलवा गया रीजन, कहेगा कि नाइट्रोजन के पूछेगा क्वेश्चन कि या नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के पूछेगा कि नाइट्रोजन के प्रथम आयन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयन ऊर्जा के मान से अधिक होता है, क्यों। बस समझ में गया ना, क्योंकि प्रथम आयन ऊर्जा के दौरान नाइट्रोजन के बाह्य कोश के उप
उसका ऑर्बिटल आधी भरी हुई स्थिति में होता है, अर्थात अस्थायी इसलिए अस्थायी होता है। उस समय इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन की प्रथम आनयन ऊर्जा के दौरान, प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के दौरान न तो वह आधी भरी हुई स्थिति में होता है, न तो पूरे भरी हुई स्थिति में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जाते हैं। समझ गया ना? इस प्रकार से आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऑक्सीजन की द्वितीय आनयन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन की द्वितीय आनयन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय आनयन ऊर्जा के दौरान ऑक्सीजन अस्थायी हो जाता है, नाइट्रोजन अस्थायी नहीं होता। समझ में गया ना? ये ऑर्बिटल अस्थायी है, ये क्या है? अस्थायी, इसलिए जब होता है ज्यादा ऊर्जा को सकता होती है। बात समझ में गया ना? ये आनयन ऊर्जा तो समझ में गया। और भी देखिए, और भी क्वेश्चन बनेंगे। आप क्वेश्चन अगर इसी ब्लॉक से पूछेगा, अगर इसी से पूछेगा, बात समझ में गया ना? तब समझिएगा नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? बाय कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p क्या होगा? 3। हम अगर ऑर्बिटल संरचना बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना है? 1 2 और 3। अगर फास्फोरस का बनाए, किसका बनाए? फास्फोरस का बनाए, यहाँ दिख रहा है नहीं? उसमें कर रहे हैं, दिख रहा है। ठीक। फास्फोरस का अगर बनाए तो फास्फोरस का क्या होगा? 3s2 और 3p3। अब देखिए यहाँ और यहाँ, इस प्रकार देखिएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। अब सोचिए अगर हम क्वेश्चन आपसे करें यहाँ पे कि बताइए अगर प्रथम आनयन ऊर्जा के दौरान नाइट्रोजन की आनयन ऊर्जा का मान में ज्यादा होगा या फास्फोरस का आनयन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? बराबर, दोनों तो समान है। आप कहेंगे बराबर होगा, ये तो होगा, ऐसे तो लग रहा है। दोनों सेम पोजीशन में है भाई। प्रियांशी, प्रियांशी देख रहे हैं? नाइट्रोजन का अधिक होगा। क्या लग रहा है प्रियांशी? नाइट्रोजन का अधिक समान होगा। देखिए प्रियांशी ने जवाब दिया है कि दोनों का, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रियांशी कहा है कि दोनों को आयरन ऊर्जा का मान क्या होगा? समान होगा। ऐसा क्योंकि प्रियांशी को दिख रहा है कि दोनों का जो 2p3 है और 3p3, यानी ऑर्बिटल तो उपकोष तो p है, समान नहीं लगता, लेकिन ऑर्बिटल में मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रियांशी ने कहा है कि समान। हमको समान नहीं लगता। अब अंकित कह रहे हैं कि समान नहीं लग रहा है। समान नहीं लग रहा है, क्यों समान है? किसका ज्यादा हो सकता है, किसका कम हो जाता है? नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा जो है कम है, और लेकिन फास्फोरस की बाहरी कक्षा जो है अधिक है, इसलिए ये देखा दिमाग लगा ले इस लड़के, क्योंकि बस। उसको बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी नाइट्रोजन की, और फास्फोरस को बाह्य कोश से कोश के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक कम ऊर्जा लगेगी, क्योंकि उसकी दूरी नाभिक से दूरी है। सर ये बनारस पड़ रहा है। समझ आ गया ना? अरे भाई नाइट्रोजन में तो दुइये तो सेल है, कोश है। फास्फोरस में कितना हो जाएगा? 3 कोश है। देख रहे हैं ना, अंतर है भाई। सही है नहीं सही है प्रियांशी? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी होगी। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ेगी, क्योंकि बाह्य कक्षक की परमाणु नाभिक से दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे प्रभावी नाभिकीय बल का मान घट जाएगा। बात समझ है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? I1 नाइट्रोजन है ये, और ये क्या होगा निकालेंगे तो I1 फास्फोरस है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? I1 नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन I1 के फास्फोरस के, अर्थात नाइट्रोजन के प्रथम आनयन ऊर्जा का मान फास्फोरस के प्रथम आनयन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। नाइट्रोजन के प्रथम आनयन ऊर्जा का मान फास्फोरस के प्रथम आनयन ऊर्जा के मान से क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का बाह्य कक्षक परमाणु नाभिक से नजदीक में होता है, जबकि फास्फोरस में परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण आउटर सेल की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो समझ में है? रोशनी समझ में आई बात? समझ में गए? सृष्टि आ गई है? आ गई है? भैया समझ में आए? चलिए ठीक है। आए नहीं आपको? देखिए अर्चना देखा ए भाई अर्चना देखिए,
जरा देखिए नाइट्रोजन, देखिए इस प्लेन लोकल में नाइट्रोजन का देखिएगा यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा नाइट्रोजन का मान लेते ही नाभिक है कि क्या है, नाभिक है, समझ गया ना। कितनी कक्षा है, केवल के है और क्या है, यल है। यहाँ आपका 1s2 है, यहाँ 2s2 2p3, यही तो है ना। फास्फोरस में समझिएगा, फास्फोरस में 3, 1 2 और कितना है 3, के यल और यम। यहाँ है आपका 3s2 3p3। कितना समझ गया आपका। अब सोचो, तुम अपने मन से बता दो हमको कि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी या इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही बता दो कि जो दूर रहेगा वो आसानी से निकल पाएगा, जो घर के बहुत नजदीक है वो आसानी से निकल पाएगा, जो दूर रहेगा ना। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सही है। अब नाइट्रोजन के लेकिन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, सही है ना। उसका मुख्य कारण बस नजदीकी है, समझ गया ना। सेल नजदीक में है, इस सेल दूर में है, बात समझ गया ना। इस आधार पर हम क्या कहेंगे, इस आधार पर कहेंगे कि नाइट्रोजन के प्रथम आणविक ऊर्जा का मान फास्फोरस के प्रथम आणविक ऊर्जा के मान से क्या होता है, अधिक होता है। बात समझ गया ना। आप समझ में आएंगे, यस सर, है भैया, यस सर, हो गया। चलिए ठीक है ना। इस प्रकार से जो भी होगा और भी क्वेश्चन बनेंगे, बात समझ गया ना। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया ना बात। इतना आयनन ऊर्जा का टॉपिक कंप्लीट हुआ, बात समझ गया ना भैया। इतना हम लोग ओवरऑल अब क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तत्व के आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। भाई भैया समझ में आया, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, हो गया ना। देखिए एक बात है, एकाएक समझेंगे, एकाएक आप पहला क्लास जब पढ़ेंगे, पीछे जब आपको ज्ञान नहीं होगा तब समझ लीजिए, तब हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन समझ ला कि क्या हुआ, समझे तो भैया। जब आप डेली आप पढ़ते रहेंगे, इसके लिए आपको इसके पीछे का वीडियो क्या होगा पहले देखना होगा, वहां ध्यान से पढ़ना होगा, तब आप यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ पाएंगे। इसके लिए हम क्षमा प्राप्त हैं, और कुछ नहीं है। क्या भैया, सही है कि नहीं सही है, तो हाँ सही बात है। किसी भी इसका पीछे देख रहे थे, अरे भाई पूर्व ज्ञान होना चाहिए, नहीं देखे कहावत कहावत की, एटे कहावत नहीं, एटे कहावत कहावत की बीचिक मंत्रन जाना और साफे फूल में सब आज ले भी करे, कोई लेकिन दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बात समझते भैया। पिछला वीडियो आपके पास यूट्यूब पर है, डाउनलोड करें, आराम से देख लीजिएगा, समझ गया ना। भय होने की बात नहीं है, समझ गया ना। इसलिए तो हम अब वीडियो बनाना शुरू किए हैं जी, सही है ना, ताकि आसानी हो, हमको भी आसानी हो। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयनन ऊर्जा का रसायन विज्ञान में, तो इसी बातचीत के साथ आप इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, समझा गया ना। और घुमक्कर दोस्तों के पास कर दीजिए, तो पढ़ते नहीं है वो, ताकि थोड़ा बहुत देख उठ ले, पढ़ और ले, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।